हेलो एवरीवन। तो आज मेरे साथ है शहाना यास्मीन, जो अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में। और तो शहाना मतलब वो मेरे साथ क्लास 1 से क्लास 5 तक थी। तो उसके बाद वो दूसरे कॉलेज में दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गई है। तो अभी शहाना से मतलब बातचीत करेंगे कि कैसे नीट 2023 निकाली है, ड्रॉप ईयर में कैसे उसका परफॉर्मेंस था और फिर उसका क्या क्या स्ट्रेटजी था। तो उसके बारे में सब कुछ बात करेंगे। तो शहाना, सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब आपका नाम और कहाँ कहाँ से कोचिंग किया है, और फिर मॉक टेस्ट मतलब नीट 2021 में 2022 में क्या क्या मार्क्स आया है, तो इसके बारे में बताइए। Hello, my name is Shana Yasmin Tapadar. I am currently pursuing MBBS in Guwahati Medical College and Hospital. मैंने कोचिंग लास्ट टाइम अनअकैडमी में ऑफलाइन कोटा से किया था एंड मेरा नीट का स्कोर 640 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ड्रॉप ईयर में कभी कभी मतलब डिप्रेस फील होता है, तो उसको तुमने ओवरकम कैसे किया है? क्योंकि ड्रॉप ईयर मेरा भी एक्शन लगा था, तो बहुत कुछ मतलब होता है ड्रॉप ईयर में, मतलब डिप्रेस फील होते हैं, कभी कभी मोटिवेशन कम हो जाता है। तो ये सब तुमने ओवरकम कैसे किया है? पूरा ड्रॉप ईयर तो स्मूथ तो नहीं था, मतलब कुछ दिन अप डाउन्स तो रहता ही है। कुछ दिन एनर्जी बहुत रहती है तो कुछ दिन बहुत लो फील रहता है। मेरा ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो मुझे दोबारा ड्रॉप लेना था तो मैंने ले लिया था। जाने के बाद सबका जोश देख के, टीचर्स लोग का बात सुन के तो बहुत पढ़ने का मन था। लेकिन जब से टेस्ट स्टार्ट हुआ तब से मतलब जब टेस्ट में पहले एक दो टेस्ट में अच्छा मार्क्स आया था तो कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद जब टेस्ट में थोड़ा मार्क्स मतलब सिलेबस बढ़ते जा रहा था, हम जितना पेज से सिलेबस बढ़ रहा था उतना पेज से हमारा खुद का तो कवर नहीं हो रहा था, तो मार्क्स कंपेरेटिवली गिरने लगा था। तो तब अचानक से ऐसा फील होता था कि मुझसे नहीं होगा, क्या होगा, मतलब ऐसा बहुत होता था। इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। मतलब तुमने तो ऑफलाइन कोचिंग किया है और मैंने ऑनलाइन किया है। मतलब मैं 11th और 12th में ऑफलाइन किया है और फिर ड्रॉप ईयर में मैंने ऑनलाइन किया है। तो मतलब हाँ, व्हाट डू यू थिंक, ऑफलाइन और ऑनलाइन मतलब इनमें दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा होगा मतलब कोचिंग के लिए? मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो मुझे ऑफलाइन ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब 11-12 में थी, कोविड था, मैंने कोचिंग नहीं लिया था लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा बहुत पढ़ा था तो मुझसे हुआ नहीं था। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर को, वो कैसे मतलब परसीव कर रहा है कि ऑफलाइन में कैसे पढ़ना चाहिए या फिर ऑनलाइन में कैसे पढ़ना चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑफलाइन से ही मतलब अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि घर में बैठकर किसी का पढ़ाई नहीं होता है। तो ये मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 से पहले कितने दिन पहले मतलब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बोल देता हूँ कि सिलेबस तो मतलब किसी का कंप्लीट नहीं होता है। मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है मतलब अराउंड 50 टू 60% सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, आई गेस। मतलब 50 क्या, मतलब अराउंड 70 टू 80% कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। तो तुम्हारा मेरा जैसे कि कब अभी तुमने कंप्लीट हुआ? बोला कि कम्प्लीटली कंप्लीट तो किसी का नहीं होता, मेरा भी स्मूथली नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज बच गया था। जैसे कि कोचिंग में मेरा 1.5 मंथ पहले हुआ था, तो मेरा बोल सकते हो 15 डेज पहले मतलब जितना इंपॉर्टेंट चीज है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ चीजें जैसे कि जो लेस इंपॉर्टेंट था, टाइम की कम होने की वजह से वो चीज छोड़ा था मैंने। प्रायोरिटी वाली चीज पे मतलब मैंने किया था, तो पूरा तो नहीं बोल सकते लेकिन इम्पोर्टेंट चीज सारे मैंने किया था, और लेस इंपॉर्टेंट मैंने मतलब जितना टाइम की वजह से हुआ उतना किया। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है वो, मतलब उन सभी चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लेते थे, और फिर जो इम्पोर्टेंट कम है उनको सरफेसली देख जाने से हो जाता है। जैसे कुछ साल से जैसे नीट का पैटर्न है तो कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कुछ भी मतलब कहीं से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसा था कि हम लोग को ये अच्छे से बोला गया था कि कोई भी चैप्टर ना छोड़ो। ऐसा ही हुआ था, जो चैप्टर हम इग्नोर मत उससे भी क्वेश्चंस आ गए। जैसे कि वॉइस लो, ये सब का कार्ड भी आया था इस बार। तो मैंने ऐसा किया था कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें वेटेज ज्यादा है, नॉमिनल आता है, तो पहले उनको कवर करो। बाकी जो नीचे वाला चैप्टर है, जब टाइम कम हो जाए फिर वो चैप्टर इजी रहता है, तो जब आपके पास टाइम कम वो चैप्टर को कवर कर ले, क्योंकि उसमें भी एक भी क्वेश्चन आएगा तो आपको मतलब फ्री में मिल रहा है मार्क्स, इस टाइप का था। लेकिन कोई भी चैप्टर्स नहीं छोड़ना चाहिए, मैंने भी एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2023 से एग्जाम से पहले तुमने कितने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया है, और मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करते थे या फिर नहीं करते थे? और इसके बारे में थोड़ा मतलब टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं है अगर टेस्ट के एनालिसिस नहीं किया तो। मैंने मतलब मेरा टेस्ट मतलब एस टाइम कम था, 1 मंथ ही था एक्चुअली में, तो 6 फुल सिलेबस टेस्ट हुआ था मतलब कोचिंग में। और मैंने कुछ 6 और एक्स्ट्रा खुद से दिया था, तो अराउंड 12 मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिया था। पहले एक दो टेस्ट में क्या हुआ, थोड़ा कम मार्क्स था, लेकिन बाद वाला अच्छा था। और टेस्ट का मेन चीज ये है कि टेस्ट एनालिसिस करना, मैंने टेस्ट एनालिसिस सारे ही किया था ऑलमोस्ट।
सारे किया, मतलब सारे किया। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि डेली देना जरूरी है, हर ऑल्टरनेटिव डेज में दे सकते हो ना, ये मतलब सही रहेगा। एक दिन मॉक टेस्ट दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसके रिवाइज करो और फिर एक और मॉक टेस्ट दो, ऐसा होने से अच्छा होता है ना। मतलब डेली होने से अच्छा नहीं, क्योंकि अगर आप आज दिए हैं उसके एनालिसिस करके आपको कुछ तो गलतियां मिलेंगी, अगर उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक दिन भी टाइम नहीं मिलेगा तो अब दूसरे दिन का कोई टेस्ट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम उठ के जाके टेस्ट दे के आ जाएंगे और फिर अगले दिन का बोला फिर क्या ही फायदा, मतलब कुछ उस लास्ट टेस्ट से गलतियों से कुछ नहीं सीखे हम, तो अब एक ऑल्टरनेट डे में होने से अच्छा है। हाँ, और एनालिसिस कैसे करते थे, मतलब मॉक टेस्ट का जो पैटर्न होता है उसको एनालिसिस कैसे करते थे? जैसे कि पहले तो मैं अपना आंसर शीट से मैच करवा रही थी, कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ, फिर मैं मतलब देखती थी कि इसमें कौन सा टाइप का, मतलब कौन सा चीज टॉपिक में पढ़ के नहीं गई थी और जो मैंने गलत किया वो मैंने सेग्रीगेट करी, क्योंकि वो मैंने पढ़ के नहीं गई थी तो नहीं आया, तो मुझसे वो गलत हुआ वो जो भी हुआ। उसके अलावा जो पढ़ के गई थी उसमें से मैं देखती थी मैं कैसे गलत करती थी, मतलब कुछ चीजें होते ना, एक दो क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड था होता था, जो गलती किया था या फिर याद नहीं था उल्टा मारा, तो लास्ट में मैंने मतलब वो मेरे बैक ऑफ द माइंड रहता था कि लास्ट एग्जाम से पहले मैं एक बार रिवाइज करके जाऊंगी उस हिसाब से। उसके अलावा कुछ चीजें में मतलब मैं क्या करती थी, जैसे कि मार्किंग में गलत कर दी थी, या फिर जल्दबाजी में एक चीज की जगह दूसरी चीज को सोच लिया होता, या फिर कैलकुलेशन में गलती में मल्टीप्लाई करते में उस टाइप का, या फिर मतलब ऐसे मैं आप सबके अपनी वे होगी गलती करने का, या फिर कुछ चीजें होगा ना ये मैंने पढ़ा था फिर रिवाइज नहीं किया, फिर इससे उस टॉपिक से लिंक नहीं किया, या फिर मतलब मिसअंडरस्टूड कर लिया, जो टॉपिक बोला गया था उल्टा सोच लिया, या फिर कुछ क्वेश्चन में कभी एक बार नोट रहता था मैं नोट नहीं पढ़ती थी, या फिर मतलब नॉट ट्रू बोल के नॉट ट्रू ऐसा उल्टा नॉट फॉल्स आता था, तो उस टाइप का गलती बहुत ज्यादा होती थी। एग्जाम देने के बाद में पता चलता था, मतलब तो उस टाइप का अपने हिसाब से मैं मतलब सेग्रीगेट कर लेती थी कि क्वेश्चन कैसा गलती होता था, या फिर कोई कौन सा चीज मुझे आया नहीं था, तो उस हिसाब से मेरा 5-6 पैटर्न हो जाता था, तो उस हिसाब से मैं वो बैक ऑफ द माइंड एक बार गलती कर दी तो मेरा ये था कि मेरा दिमाग में वो रहता था, तो अगले टेस्ट में सेम क्वेश्चन आएगा तो मेरा क्लिक करता ही है, या फिर जब भी बाद में क्वेश्चन जैसे मेरा मैक्सिमम नॉट ट्रू या ट्रू फॉल्स में ये सब आया पे, तो ये सब में मतलब जब भी मैं करती थी तो मैं थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड ज्यादा देखे करती थी ताकि वो गलती ना हो, फिर भी कभी कभार हो जाती है, इसलिए टेस्ट ज्यादा देना जरूरी है। और टेस्ट देना जरूरी है क्योंकि बहुत चीजें ना हम पढ़ते नहीं है, लेकिन टेस्ट में वो चीज ना बार बार आती रहती है, तो हमारे एक पिक्चर मेमोरी हो जाती है कि ये एक बार आया था, तो उस हिसाब से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ना कि टेस्ट में कवर हो जाती है, तो उस हिसाब से एग्जाम में आने से वो चीज कवर हो जाती है। ये तो हो गया मतलब एनालिसिस और मॉक टेस्ट के बारे में, और मेरा क्वेश्चन है कि तुमने रिवीजन कैसे किया है, तो थोड़ा बता। तो मैंने किया कि जो मेनली इंपॉर्टेंट चीजें है उसको करना चाहिए, अगर हमारे पास टाइम कम है तो बेसिक चीजें जो है कि जो क्लास में पढ़ाया गया मैं वो करती थी, उसके रिलेटेड क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तो वो मैंने करती थी, वो किया। उसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ा मैंने मिनिमाइज कर लिया क्योंकि मुझे कवर करना था, प्लस कुछ एक्स्ट्रा टाइम जैसे कि नींद 1-2 घंटा कम करके मैंने वो सब चीजें कवर किया था। और एक और चीज की इसमें इम्पोर्टेंट अभी एक चीज की कि लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, तो एक्स्ट्रा मैंने कोई रेफरेंस ये सब नहीं किया था। बायो का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी पूरा इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स का 11 का एनसीईआरटी मैंने नहीं किया था लेकिन 12 का एनसीईआरटी किया है, और 11 के एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट रहता तो मेरा नोट्स में इंक्लूडेड था तो मैंने किया नहीं था। लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर जैसे केमिस्ट्री में है बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर, ये सब मतलब बहुत अच्छे से तुम्हें केमिस्ट्री से आना चाहिए, प्लस ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स मतलब एनसीईआरटी का तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज में क्या दिया और उसमें क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर अभी तक क्वेश्चन पेपर आया नहीं, बहुत सारे मतलब अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, अगर अच्छे से पढ़ा गया तो एनसीईआरटी बहुत टफ है, बहुत कुछ है, एक्स्ट्रा बुक की नीड ही नहीं है अगर एनसीईआरटी पढ़ो। अगर रिवीजन, हाँ, रिवीजन करने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने बताया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही अगर जहाँ पर गलती निकलता है उससे फिर से अगर रिवीजन कर सकते हैं, तो इसलिए रिवीजन के लिए तुम्हें क्वेश्चन मतलब पहले रिवीजन करना जरूरी है, अगर बिना पढ़े जाओगे तो ऑब्वियसली ज्यादा गलती होगा, फिर खुद भी डिमोटिवेट होता है, तो पहले वो टॉपिक मतलब चाहे 10 टॉपिक मत करो, 10 चैप्टर मत करो, तुम 5 चैप्टर अच्छे से कर लो एक दिन के लिए, लेकिन उस 5 चैप्टर की ट्राई करो कि मिनिमम गलती हो, 2 चैप्टर पहले रिवाइज कर लो अच्छे से। रिवाइज करने का तरीका होता है मेनली पहले नोट्स होते हैं क्योंकि टीचर्स को पता होता है क्या इंपॉर्टेंट, तो पहले अपना खुद का बना हुआ नोट, दूसरों का नोट्स नहीं, खुद का नोट्स अच्छे से पढ़ो, उसके रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़ लो, एक्स्ट्रा कोई रेफरेंस मत पढ़ो, चाहे दुनिया तुम्हारे आसपास के स्टूडेंट दुनिया भर की बुक्स के लिए कोई नीड नहीं है, वो कर लो। उसके बाद उस रिलेटेड टेस्ट कर लो, फिर उसको एनालाइज करो, वही बेस्ट तरीका है। मतलब कभी कभार होता है लेकिन उसको तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा, कुछ अच्छा करने के लिए मैनेज तो करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया रिवीजन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, मतलब पेपर को कैसे सॉल्व करते थे, और फिर ओएमआर जो फिलअप होता है वो कैसे करते थे, मतलब तुम या क्वेश्चन सॉल्व करने एक क्वेश्चन सॉल्व किया फिर और उसके बाद ओएमआर फिल करते थे, या फिर पूरा एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ओएमआर फिल करते थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें मतलब मैंने बहुत गलती किया, एग्जाम में मिनिमाइज किया, फिर भी एग्जाम में भी मैंने गलती किया, तो आप
पहले दिन से आपको मतलब आपको पता होना चाहिए आप क्या क्या गलती कर सकते हो। जैसे कि OMR में, जैसे कि मैंने ऐसा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि जब स्टार्टिंग में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया तब से मैंने एक दिन में एक्सपेरिमेंट किया कि मैं जल्दबाजी में क्या गलती करती हूँ। मैंने एक बार डेट फिल में गलती किया था, एक बार रोल नंबर में गलती किया था, तो आप एग्जाम में ना करें। उसके अलावा कभी कभार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन हम 1 की जगह 2 फिल कर देते हैं, फिर पूरा फिल कर देते हैं। तो कोचिंग में मैंने ऐसे एक बार किया था, लेकिन तब में मैंने OMR चेंज कर लिया था, लेकिन एक फाइनल में तो OMR चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप अच्छे से कौन सी क्वेश्चन के वाइज कौन से मतलब फिल कर रहे हो ध्यान रखें। उसके अलावा मतलब मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, मैंने पहले एग्जाम कोचिंग के टाइम टेस्ट में तब देख लिया था कि एक बार मैंने फुल पेपर कंप्लीट करने के बाद टेस्ट दिया, उसके मतलब फिल किया, एक बार मैंने सब्जेक्ट वाइज फील किया। मैं दोनों हिसाब से करके देख लिया कि मेरा ऐसा होता है कि मैं पहले पूरा पेपर कंप्लीट कर लूँ फिर फील करूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। सबका अलग अलग हो सकता है। मेरा एग्जाम में स्ट्रेटेजी ये था कि मैंने हार्ड टेस्ट में ऐसा ही किया था। मैं पहले मतलब फिजिक्स करती थी, उसके बाद मैं केमिस्ट्री करती थी, उसके बाद बायोलॉजी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बायोलॉजी आता था उस हिसाब से मतलब। तो मुझे पता है कि बायोलॉजी में ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स नहीं था, वो नहीं था, तो कुछ चीज़ें ऑब्वियसली जल्दी में हम मतलब मार्क हो जाएगा। कुछ में एक तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उतना टाइम नहीं लगेगा। मेरा ऐसा है कि अगर टेंशन में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में गलती कर देती थी, मतलब मेरा ऐसा है कि अगर टेंशन में अगर स्ट्रेस हुआ, अगर लगा कि टाइम कम है, तो मैं वो फिजिक्स में आता हुआ चीज़ में मैं गलती कर देती, इसलिए मैं फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करती थी, अच्छे से फिजिक्स कर लेती। और उसके बाद मैं केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक था, इसलिए मैं केमिस्ट्री धीरे धीरे करती। उसके बाद मेरा बायो का बच जाता था। तो मेरे फाइनल में भी यही किया, पहले फिजिक्स किया, फिर केमिस्ट्री किया, फिर बायोलॉजी किया। और बायोलॉजी फाइनल में भी मेरा 1 घंटे में हो गया था। इस बार फिजिक्स इजी था तो हो गया था, केमिस्ट्री में मेरा थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन एट द एंड मैंने पूरा पेपर पहले सॉल्व किया था और फिर OMR फिल किया था। जैसे मतलब तुमने बताया कि तुम पहले फिजिक्स करते थे फिर केमिस्ट्री फिर बायो, तो मैं क्या करता था, मैं पहले बायो करता था फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स करता था, क्योंकि मेरा फिजिक्स इतना अच्छा नहीं था और मेरा बायो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन इस बार बायो में बहुत कम मार्क आया था मेरा, जब मैं 2020 में एग्जाम दिया था। और मेरा OMR फिलअप करने का तरीका यह था कि मैं पहले एक पेज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था और फिर उसी पेज का OMR फिल कर लेता था। तो ये मतलब डिफरेंट होता है। आप लोग मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, तो वो खुद डिसाइड करें कि OMR को कैसे फिल करना है और क्वेश्चंस को मतलब किस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर को। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी MBBS फर्स्ट ईयर कैसे जा रहा है? तक तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अभी जैसे कि जब स्टार्ट हुआ था तब तो लग रहा था कहाँ आ गए, क्यों कर रही है सब। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतना सारा सिलेबस क्या हो रहा है वो भी नहीं समझ में आ रहा था, कैसे पढ़े कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, ऊपर से और भी बहुत सारी चीज़ें। अभी थोड़ा मतलब हाफ ईयर से ज़्यादा चला गया, तो अब लग रहा है कि तब तुम मेडिकल कॉलेज में एक नया एनवायरनमेंट में साथ जाते हो, तो एडजस्ट करने का मतलब करते करते टाइम चला जाता है। अभी तुम लोगों का फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट इंटरनल खत्म, सेकंड इंटरनल खत्म, अभी थर्ड इंटरनल 2 महीने के बाद होगा, फिर सितंबर अगस्त में फाइनल खत्म हो जाएगा और फिर फर्स्ट ईयर खत्म, ऐसे ही चला जाएगा फर्स्ट ईयर। हाँ वही मतलब फर्स्ट ईयर क्या होता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लड़कों के लिए तो थोड़ा ज़्यादा होता है डिफिकल्ट आई गेस क्योंकि हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल के साथ एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करना है और बहुत कुछ होता है। वो तो लड़कों का भी होता है, सिर्फ लड़कों का नहीं होता। और यही बात था, अभी सेकंड इंटरनल खत्म हो गया तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि पढ़ना कैसे। स्टार्टिंग में से कि पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, मार्क्स भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, लगता है कि क्यों कर रहे हैं MBBS। अभी मतलब थोड़ा मतलब बैलेंस हो गया, मतलब क्या ही कर सकते, करना तो पड़ेगा, तो कर रहे, ठीक ठाक लग रहा है। हाँ वही, हाँ वो फेज चला जाएगा। फर्स्ट ईयर तो अभी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड ईयर से मतलब थोड़ा अच्छा फेज चला आएगा। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, तो मतलब अभी नीट 2024 एग्ज़ाम 5 मई में होगा, तो अभी इस साल जितने भी एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देंगे उनके लिए एक एडवाइस मतलब दे सकते हो तो दे दो। अगर नीट 2024 का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर देख रहे हैं तो उनके एक ही एडवाइस दूंगी कि एग्जाम अभी इस टाइम पे बहुत स्ट्रेस होता है, मेरा भी बहुत स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस के टाइम पे मतलब जो चीज़ आता है वो भी हम गलत कर देते हैं। मैंने तो ऐसे बहुत गलती की है, मुझे जो चीज़ आता है मैं टेंशन में गलत करके आती हूँ, OMR गलत फील किया, आंसर में सही मार्क किया लेकिन OMR में गलत फील कर दिया। ऐसे बहुत सारी गलतियाँ मेरे से होती थी कि मैं स्ट्रेस में आती थी, मतलब जितना आउटपुट होना चाहिए उतना होता नहीं है। तो मैं यही कहूँगी मतलब स्ट्रेस कम तो होगा नहीं, लेकिन ट्राई करो कि कम रखने की। नेगेटिव थॉट्स आएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझसे होगा या नहीं होगा, तो ट्राई करो कि नेगेटिव थॉट्स कम माइंड में आने के लिए, क्योंकि जितना कम होगा तो उतना हम लो कम फील करेंगे, तो हम आउटपुट ज़्यादा आ सकता है, ताकि एग्जाम में टेंशन में कोई गलती ना हो, क्योंकि बाद में जो आता हुआ चीज़ गलत हुआ तो ज़्यादा रिग्रेट होता है, तो रिग्रेट कम हो। तो ये बोलूँगी कि अभी कुछ ही टाइम बाकी है, खुद को मतलब हेल्दी खाओ, हेल्दी मतलब रखो ताकि बीमार ना पड़ो, और ट्राई करो कि नींद पूरा लेने की, क्योंकि हम नींद पूरा नहीं लेते और सब खाने लग जाते, सब कुछ करने और फिर कुछ अच्छे से नहीं होता। तो ट्राई करो कि मतलब स्ट्रेस कम लाने के लिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जो आता नहीं है,
जैसे कि फिर उसको जो इंपॉर्टेंट है पर तुम्हें आता नहीं, उसको अपने हिसाब से देखो कि एग्जाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे। कुछ चीज़ें मतलब डाटाबेस है केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट रहती है, फिर बायो में जो एग्जाम में आता है उसके अलग मतलब 5-6 पेजेस जाएगा, अलग से शीट में लिख दे। एग्जाम के दिन, एग्जाम से जाने से पहले बस ऊपर में बस देख के चला जाओ कि बहुत सारे डेट्स ऐसा रहते हैं एग्जाम में सीधा पूछ लिए जाते हैं। अगर आएगा तो 1 सेकंड लगेगा मार्क करने में और आपको 4 मार्क मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप वो मतलब कर सकते हैं कि जो डाटाबेस है अभी के लिए एक पेज में बस लिख के चला जाए। एग्जाम के दिन एग्जाम 2 बजे रहता है, अगर आपको 11 बजे भी जाना पड़ेगा तो उससे पहले 4-5 घंटा है, उसमें कोई पढ़ाई नहीं होगी, आप कुछ प्रैक्टिस भी नहीं करोगे। तो उससे तो पता अगर आपके हाथ में एक पेज रहेगा तो रिवाइज कर लोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि ऐसा थोड़ी याद रहेगा, लेकिन तब अभी एक मोमेंट में कुछ देखोगे और बाई चांस वो आ गया तब मार्क कर सकते हो, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ था। और उसके अलावा अभी आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले पढ़ो, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अभी आपको कोई न्यू टॉपिक पढ़ने का टाइम है नहीं, तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, रिवाइज करो, जो वीक है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप आई होप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो देख रहे हो उनको ये नया वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।